Very good morning, students. I am Mrityunjay Singh, TGT Social Science, Kendriya Vidyalaya Mashrak. I welcome you all in my Social Science online class. Today, I will discuss the following topics with you all. First, unification of Germany and Italy. Second, strange case of Britain. Third, female allegories, Marianne and Germania. And fourth, nationalism and imperialism. Let's understand the unification of Germany. Dear students, after 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. प्यारे बच्चों, 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और क्रांति से बिल्कुल भी अलग हो चुका था। कहने का अर्थ है कि यूरोप में जिन राज्यों में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स थीं, अब कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स अपनी स्थिति को मजबूत करने और ज़्यादा से ज़्यादा पावर को गेन करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं का इस्तेमाल किया और उन्हीं राष्ट्रीय भावनाओं का इस्तेमाल करके उन्होंने एक भाषा, एक संस्कृति के आधार पर क्षेत्रों को एक करना शुरू किया ताकि उनकी राजनीतिक स्थिति, उनका राजनीतिक प्रभाव यूरोप में बना रहे। इस प्रकार से जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन शुरू होता है। जर्मनी का यूनिफिकेशन इसके पहले फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में किया गया था। ये एक पहला प्रयास था जब जर्मनी को यूनाइट करने का प्रयास किया गया। 1848 में मिडिल क्लास ने नेशनल असेंबली के लिए चुनाव करवाए, जिसमें 831 रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए और उन्होंने एक यूनाइटेड जर्मनी के लिए संविधान लिखने का प्रयास किया, संविधान बनाने का प्रयास किया। लेकिन उस समय प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने नेशनल असेंबली के एग्जिस्टेंस को डिनाई किया, रिजेक्ट कर दिया, नेशनल असेंबली को मानने से इनकार कर दिया और नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया। इस प्रकार से जर्मनी को एक करने का जो पहला प्रयास था वो असफल हो गया। जर्मनी को यूनाइट करने का जो दूसरा प्रयास था वो ऑटो वन बिस्मार्क के द्वारा किया गया। इस प्रकार से ऑटो वन बिस्मार्क को आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कहा जाता है। Prussia took over the leadership of the movement for national unification. The architect of this process was its chief minister Otto von Bismarck, carried out with the help of Prussian army and bureaucracy. प्रशिया के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनाइट करने का प्रयास किया और वो प्रशियन आर्मी और प्रशियन ब्यूरोक्रेसी की सहायता से जर्मनी को यूनाइट करने का उसने एफर्ट किया। जर्मनी को यूनाइट करना इतना आसान नहीं था। टू यूनाइट जर्मनी इट वाज नॉट एन इजी टास्क। प्रशिया हैड टू फाइट 3 wars over 7 years with Austria, Denmark, and France. In this war, Prussia emerged victorious. In this way, unification of Germany was completed. प्रशिया को ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 युद्ध लड़ने पड़े जो कि 7 सालों तक चले। इन युद्धों में प्रशिया विजयी हुआ और इस प्रकार से जर्मनी का यूनिफिकेशन पूर्ण हुआ। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के पास जो भी टेरिटरीज थीं जो जर्मन लैंग्वेज से संबंधित थी, जर्मन कल्चर से संबंधित थी, उनको इनसे ले लिया गया और उनको यूनाइट कर दिया गया। इन जनवरी 1871 द प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर। जनवरी 1871 में प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट को यूनाइटेड जर्मनी का राजा घोषित कर दिया गया। इस प्रकार से जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है। इस मैप में देख सकते हैं कि ये डिफरेंट स्टेट्स हैं। देयर आर मेनी स्मॉल स्टेट्स एट दैट टाइम एंड दीज स्मॉल स्टेट्स वर यूनाइटेड एंड जर्मनी इमर्ज्ड एज नेशन स्टेट। अब हम बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। जर्मनी की तरह इटली का भी राजनीतिक इतिहास बहुत ही लंबा रहा है।
जर्मनी की तरह इटली भी कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जैसे इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स in middle of 19th century, and among all the 7 states Sardinia Piedmont was ruled by an Italian princely house। 19th सेंचुरी में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। केवल एक ऐसा राज्य सार्डिनिया पीडमोंट ही था जो कि प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल किया जाता था, और दूसरे स्टेट्स प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल नहीं किए जाते थे। जैसे नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का शासन था, सेंटर में केंद्र में पोप का शासन था, और साउथ में इटली के साउथ में बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन का शासन था। इस प्रकार से हम देखते हैं पूरे इटली में डिफरेंट डायनेस्टी डिफरेंट रूलर्स का शासन था। अब इटली की यूनिफिकेशन की बात करते हैं। इटली की यूनिफिकेशन का पहला प्रयास जूसेफ मैज़ेनी के द्वारा किया गया था। हमने जूसेफ मैज़ेनी के बारे में पहले ही डिस्कस किया है। जूसेफ मैज़ेनी जो कि एक क्रांतिकारी था, ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी। ही मेड एफर्ट टू यूनाइट इटली इन 1830 बट ही कुड नॉट सक्सीड। फॉर दिस पर्पज ही फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। इसके लिए उसने एक सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली का भी निर्माण किया था, उसकी स्थापना की थी, लेकिन वह अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाया। अब इटली को एक करने का प्रयास सार्डिनिया पीडमोंट के चीफ मिनिस्टर काउंट डी कावूर ने उठाया। चीफ मिनिस्टर काउंट डी कावूर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली। Through a tactful diplomatic alliance with France engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859। काउंट डी कैवूर जो कि सार्डिनिया पीडमोंट का मुख्यमंत्री था, उसने फ्रांस के साथ एक कूटनीतिक संबंध स्थापित किया और फ्रांस की आर्मी की सहायता ली, और फ्रांस की आर्मी की सहायता से उसने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में हरा दिया। Apart from regular to large number of armed volunteers under leadership of Garibaldi joined fray। गैरिबाल्डी संयुक्त मैदान के नेतृत्व में नियमित रूप से बड़ी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों के अलावा उन्होंने इस यूनिफिकेशन में भाग लिया। In 1860 they marched into South Italy and Kingdom of Two Sicilies and succeeded in winning the support of local peasants in order to drive out Spanish rulers। 1860 में जोसेफ गैरिबाल्डी ने साउथ इटली की तरफ मार्च किया और उसने 2 सिसिली किंगडम्स पे भी चढ़ाई की, और वहाँ के लोकल पीजेंट्स स्थानीय किसानों को उसको साथ मिला, और इस प्रकार से अपने सशस्त्र स्वयंसेवकों की सहायता से उसने साउथ में स्पेनिश रूलर्स को वहाँ से भगा दिया। In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed King of United Italy। इस प्रकार से 1861 में विक्टर इमैनुअल II को एकजुट यूनाइटेड इटली का राजा घोषित कर दिया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इटली का भी यूनिफिकेशन जर्मनी की ही तरह हुआ था। जर्मनी की यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट ऑटोमान बिस्मार्क को कहा जाता है। यदि हम इटली के यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट काउंट डी कैवूर को कहें तो गलत नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में इटली की यूनिफिकेशन से पहले इटली किस प्रकार से छोटे छोटे 7 राज्यों में बटा हुआ था। एंड आफ्टर यूनिफिकेशन आप इस मैप में देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा इटली अब यूनाइटेड हो चुका है, एक हो चुका है। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की अजीब स्थिति। ग्रेट ब्रिटेन वॉज द मॉडल ऑफ नेशन एंड prior to 18th century there was no ब्रिटिश नेशन। यह ग्रेट ब्रिटेन राष्ट्र का मॉडल था और 18वीं शताब्दी से पहले कोई ब्रिटिश राज्य नहीं था। यदि हम बात करें ब्रिटेन की,
तो ब्रिटेन की स्थिति काफ़ी स्ट्रेंज थी। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन prior to 18th century. Primarily, identities of people who inhabited the British island were ethnic ones such as English, Wales, Irish. यदि इस तरीके से ब्रिटिश आइलैंड में रहने वाले लोगों की बात करें तो किसी नेशन के रूप में नहीं जाने जाते थे, बल्कि नस्ल के रूप में जाने जाते थे, जैसे इंग्लिश, वेल्स और आयरिश। लेकिन इन सभी में जो इंग्लिश थे वो धीरे धीरे उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाया और उनके पास काफ़ी धन दौलत भी था, जिसके कारण से उनकी स्थिति इन सभी के बीच काफ़ी मजबूत हो गई। The Act of Union 1707 between England and Scotland resulted in the formation of United Kingdom of Britain, meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland. 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक समझौता हुआ जिसको एक्ट ऑफ यूनियन कहा गया। इस प्रकार से एक्ट ऑफ यूनियन में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला दिया गया, जिसके कारण से अब ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाने लगा। इन 1801 आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इन यूनाइटेड किंगडम। 1801 में आयरलैंड को भी बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। यदि हम ब्रिटेन की स्थिति की बात करें तो ब्रिटेन में यूनिफिकेशन जैसी कोई बात नहीं थी। वहाँ पे एक भाषा, एक संस्कृति के क्षेत्र को एक नहीं करना था। यदि ब्रिटेन में राष्ट्रवाद की बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रवाद की प्रक्रिया बिल्कुल भी अलग थी। यहाँ पे ऐसे क्षेत्रों को मिलाया गया जो बिल्कुल भी अलग थे, एथनिकली जो बिल्कुल भी अलग थे, जैसे स्कॉटलैंड और आयरलैंड। यहाँ इनका कल्चर अलग था, इनकी भाषा अलग थी, लेकिन एक एथनिक ग्रुप के डोमिनेशन के कारण से, इंग्लिश लोगों के, अंग्रेज लोगों के प्रभाव के कारण से स्कॉटलैंड और आयरलैंड को इंग्लैंड में मिला लिया गया और इस प्रकार से पूरा ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाने लगा और एक राष्ट्र के रूप में उभर कर आया। तो यहाँ पे यदि हम जर्मनी, इटली और ब्रिटेन का कंपैरिजन करें तो जर्मनी और इटली में जो यूनिफिकेशन हुआ तो उन क्षेत्रों को मिलाया गया जहाँ उनकी संस्कृति, जहाँ उनकी भाषा एक जैसी थी, उन्हीं क्षेत्रों को उन्होंने मिलाया। लेकिन ब्रिटेन में ये स्थिति नहीं थी, ये कंडीशन नहीं थी। ब्रिटेन में उन क्षेत्रों को मिलाया गया जो बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग थे, जहाँ पे उनकी संस्कृति अलग थी, भाषा अलग थी। लेकिन यहाँ पे एक नस्ल के, एक एथनिक ग्रुप के डोमिनेंस के कारण से, उनके प्रभाव के कारण से डिफरेंट एरियाज़ को, जहाँ पे उनका कल्चर और लैंग्वेज दोनों ही अलग था, उनको मिलाया गया और उनको एक राष्ट्र का रूप दिया गया। तो इस तरीके से ब्रिटेन की स्थिति बिल्कुल भी अलग थी। ब्रिटिश फ्लैग, द नेशनल एंथम, द इंग्लिश लैंग्वेज वॉर एक्टिवली प्रमोटेड। इस तरीके से इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। यदि हम आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड में क्रिश्चियंस दो ग्रुप में डिवाइडेड थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। इंग्लिश लोगों ने प्रोटेस्टेंट को प्रमोट किया, उनको सपोर्ट दिया और कैथोलिक्स के ऊपर डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। कैथोलिक्स ने इस डोमिनेंस का विरोध किया, उन्होंने रिवोल्ट किया, जिसका ब्रिटिश ने इसको सप्रेस कर दिया। इस प्रकार से पूरे आयरलैंड में कैथोलिक्स का प्रभाव प्रोटेस्टेंट का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता गया और in 1801 Ireland was forcibly incorporated into United Kingdom और आयरलैंड को 1801 में ब्रिटेन में मिला लिया गया। विजुअलाइजिंग द नेशन, देश को हम किस प्रकार से विजुअलाइज करें। नेशंस वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स। यदि हम बात करें नेशन को, इन 19th century European artists portrayed nation into female allegories, into female figures. The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life,
Rather, it sought to give abstract idea of nation to concrete form. यूरोपियन आर्टिस्ट ने जिस प्रकार से नेशन को एक पर्सोनीफाई करने की कोशिश की और एक महिला का रूप देने की कोशिश की, ये महिला कोई रियल लाइफ में नहीं थी बल्कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, उनका इमेजिनेशन था जो कि राष्ट्र की कल्पना में वो साकार हो रहा था। इस प्रकार से इन फीमेल फिगर्स को राष्ट्र का एक एलिगरी कहा गया, उनका रूपक कहा गया, किस प्रकार से राष्ट्र हमारा दिखता है। मैरियाने, यदि मैरियाने की बात करें, फीमेल एलिगरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन 19th century to represent the nation. In France, Marianne was Christian, a popular Christian name which underlined the idea of people's nation. फ्रांस में 19th century में एक फीमेल एलिगरीज डेवलप किया गया, पोर्ट्रे किया गया, जिसको मैरियाने कहा गया। मैरियाने फ्रांस नेशन के आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। द रेड कैप, ट्राइकलर, कोकेट स्टैचूज ऑफ मैरियाने वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर टू रिमाइंड पब्लिक ऑफ नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी एंड परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विद इट। इस प्रकार से यदि मैरियाने की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें रेड कैप, ट्राइकलर, कोकेट, इससे इसको डेकोरेट किया गया था और मैरियाने की स्टैचूज़ को हर पब्लिक स्क्वायर्स पे, चौराहों पे लगाया गया ताकि लोग इस नेशनल सिंबल से अपने आप को रिलेट कर सकें, उससे रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकें और उनके मन में राष्ट्रभक्ति की जो प्रेरणा है वो आती रहे और वो देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहें। मैरियाने इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टाफ। मैरियाने की इमेज को सिक्कों और डाक के टिकटों पर भी मार्क किया गया ताकि लोग इससे भी प्रेरणा लेते रहें। जर्मेनिया, यहाँ पे आप देखिए, हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। रेड कैप, ट्राइकलर, द कोकेट, statues of Marianne were erected in public squares to remind the public of national symbol of unity and to persuade them to identify with it. Marianne images were marked on coins and staff. जैसे मैंने आपको बताया कि मैरियाने की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो कहाँ से ड्रा की गई थी, लिबर्टी और रिपब्लिक से। इस तरीके से रेड कैप, ट्राइकलर, कोकेट, इन सभी चीज़ों से उसको सुसज्जित किया गया था। मैरियाने की मूर्तियों को हर पब्लिक चौराहों पे, सार्वजनिक चौराहों पे इरेक्ट किया गया, लगाया गया ताकि लोग मैरियानों को देख सकें और प्रेरणा ले सकें अपने देश के लिए, देशभक्ति के लिए। मैरियाने के इमेज को कॉइन और स्टाम्प्स पे, डाक के टिकटों पे भी मार्क किया गया। इस प्रकार से इस फीमेल एलिगरी से फ्रांस के लोगों ने बहुत प्रेरणा ली और वो फ्रांस के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। जर्मनिया, मैरियाने की तरह ही जर्मनिया को जर्मनी में डेवलप किया गया, पोर्ट्रे किया गया। जर्मनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ जर्मन नेशन। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जर्मनिया wears a crown of oak leaves as German oak stand for heroism. यदि हम दूसरे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें तो पोर्ट्रे ऑफ भारत माता, भारत माता का चित्र। भारत में भी, इंडिया में भी भारत को एक फीमेल एलिगरी भारत माता के रूप में पर्सोनिफाई किया गया है। जब हम भारत माता के पोर्ट्रे को देखते हैं, उसके चित्र को देखते हैं तो हमारे अंदर देशभक्ति, राष्ट्रवाद की भावना क्रिएट होने लगती है, डेवलप होने लगती है और हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए और भारत माता की सुरक्षा के लिए, अपने मदर की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। इसी तरीके से जर्मनिया और मैरियाने को जब पोर्ट्रे किया गया, जब उसको डेवलप किया गया फ्रांस और जर्मनी में, तो लोग इस मैरियाने और जर्मनिया से लोगों ने अपने आप को रिलेट किया और उन्होंने देशभक्ति के लिए कुछ भी करने के लिए, देश के लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार रहे। नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म।
Dear students, we have to understand imperialism. What is imperialism? साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद वो प्रक्रिया है जब कोई देश अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों को अपने राज्य में शामिल करना चाहता है ताकि उसका प्रभाव, उसका डोमिनेंस और ज़्यादा मजबूत हो सके और ज़्यादा बढ़ सके। यूरोप में भी ये प्रक्रिया चली। नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म दोनों ही बहुत ही क्लोजली लिंक थे। जिस प्रकार से राष्ट्रवाद की प्रक्रिया संपन्न हो रही थी यूरोप में, साथ ही साथ अब इम्पेरियलिज्म की भी प्रक्रिया चल पड़ी थी। अब सभी देश ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में मिलाना चाहते थे ताकि उनका प्रभाव बढ़ सके, उनकी स्थिति मजबूत हो सके और वो ज़्यादा पावरफुल हो सकें। Nationalism no longer retained after the last quarter of 19th century. After 1871, the most tensioned area was called Balkans, a region comprising modern-day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Slovenia, Serbia and Montenegro. 19वीं सदी के अंतिम तिमाही के बाद राष्ट्रवाद अब पहले की तरह नहीं था। 1871 के बाद सबसे अधिक तनाव वाला क्षेत्र बाल्कन कहा जाता है, जिसमें आज का आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवानिया, सर्बिया, मोंटेग्रो शामिल थे। इस मैप में देखिए आप, ये सभी बाल्कन स्टेट्स हैं। ये छोटे छोटे स्टेट्स थे और ये सभी स्टेट्स उस समय ऑटोमैन एम्पायर के कंट्रोल में थे। ऑटोमैन एम्पायर जिसको आज का टर्की कहा जाता है। जैसे ही नेशनलिस्ट जो भावनाएं थीं बाल्कन स्टेट्स में फैली, तो बाल्कन स्टेट्स ने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय ऑटोमन एम्पायर की स्थिति काफ़ी वीक हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी। हालांकि ऑटोमन एम्पायर ने इन सभी को कंट्रोल करने की कोशिश की, इनको अपने में शामिल रखने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर सका। Ottoman Empire made the Balkan regions explosive, and all through the 19th century, they strengthened themselves through the modernization and internal reforms. Ottoman Empire ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों से इस स्थिति को थोड़ा से इजी करने की कोशिश की। जो बाल्कन स्टेट में जो टेंशन क्रिएट हो चुका था, उस टेंशन को कम करने की कोशिश की, रिड्यूस करने की कोशिश की, बट दे कुड नॉट सक्सीड। वो सफल नहीं हो सके। धीरे धीरे बाल्कन क्षेत्र तीव्र संघर्ष का एक क्षेत्र बन गया। ड्यू टू वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स द बाल्कन बिकेम द एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। During this period, intense rivalry built among European powers over trade, colonies, as well as naval and military might, which led to a series of wars in the region and finally First World War. Dear students, when Balkan states declared themselves independent, now they wanted to have more territories. Now Balkan states began attacking on each other. जब बाल्कन स्टेट्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने एक दूसरे पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इसी बीच यूरोपियन पावर्स में जैसे जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इन सभी में व्यापार को लेकर, नौसेना को लेकर, सेना को लेकर बहुत ज़्यादा कंपटीशन था और ये सभी सुपर पावर्स, ये सभी माइटीज बाल्कन स्टेट्स पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सभी अपनी स्थिति, अपने प्रभाव को बाल्कन एरिया में, बाल्कन रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना चाहते थे ताकि बाल्कन रीजन के जो भी रिसोर्सेज हैं वो उनको एक्सप्लॉइट कर सकें, उनका उपयोग कर सकें, जिसके कारण से बाल्कन एरिया में टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और ये बाद में विश्व युद्ध के रूप में उभर कर आया। विश्व युद्ध के एक कारणों में बाल्कन स्टेट्स को भी लिया जा सकता है।
नेशनलिज्म अलाइंड विद इम्पेरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। किस प्रकार से राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के कारण से यूरोप विनाश की तरफ चला गया। किस प्रकार से 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ जिसने यूरोप को काफ़ी पीछे पुश कर दिया, काफ़ी पीछे ढकेल दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए थे। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद क्या है, किस प्रकार से राष्ट्रवाद की प्रक्रिया शुरू हुई, राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाले कौन कौन से कारण थे, किस प्रकार से लोगों के अंदर देशभक्ति, नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हुई, इसको हमने पढ़ा। किस प्रकार से जर्मनी, इटली और ब्रिटेन एक राष्ट्र के रूप में उभर कर आए, हमने इसको सीखा। आशा करता हूँ कि सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई डाउट्स हैं, आप पूछ सकते हैं। मैं अंत में धन्यवाद कहना चाहूँगा निखिल वर्मा सर का टेक्निकल हेल्प के लिए, प्रिंसिपल सर का उनकी मोटिवेशन और इंकरेजमेंट के लिए। थैंक यू।